नमस्ते। आज मैं आप सबको छत्तीसगढ़ के महान सपूत डॉक्टर खूबचंद बघेल संस्मरणात्मक जीवनी के रूप में रचित रचना हरि ठाकुर जी की बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे डॉक्टर खूबचंद बघेल जी कैसे बाल्यपन से ही लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। भारत को, छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और उन्हीं को याद करते हुए उनके साथी, उनके सहयोगी हरि ठाकुर जी ने इस निबंध की रचना की है। छत्तीसगढ़ के महान सपूत डॉक्टर खूबचंद बघेल की शुरू से अंत तक देखेंगे कि कैसे विपरीत परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ा, कई बार जेल की यात्रा करनी पड़ी, उसके बावजूद इनका जो साहस है उसमें हम किसी प्रकार की कमी नहीं देखते हैं और वो लगातार संघर्ष करते रहते हैं। यहाँ तक कि भारत आजाद हो गया, आजाद होने के बाद भी वो लगातार हर दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से अपना लगातार योगदान देते रहे। तो इसको मैं क्रम से आप सबको बताने का प्रयास करता हूं। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी अर्थात छत्तीसगढ़ के वे महान सपूत जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। बघेल जी का जन्म हुआ 19 जुलाई 1900 को रायपुर जिले के पथरी नामक ग्राम में। इनके पिताजी का नाम जुड़ावन प्रसाद तथा माता जी का नाम केतकी बाई। शुरू से ही ये मेधावी छात्र रहे हैं, बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी रहे हैं। तो इनको अपनी बुद्धिमानी के लिए, मेधावी छात्र होने के नाते इनको छात्रवृत्ति मिली और ये रायपुर के तात्यापारे में रहते थे और वही तात्यापारा में रहते हुए इनका संपर्क पंडित माधवराव सप्रे, शंकर राव गनौद वाले जी के संपर्क में। छात्र जीवन से ही इनके मन में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और उसी समय हम देखते हैं कि मुखरता से वो राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर झलकती थी, अर्थात वो मुखर होकर बोलते थे। और उसी 1917 की बात है कि लोकमान्य तिलक जी एक बार रायपुर रेलवे स्टेशन से गुजर रहे थे और गुजरे तो उनके व्यक्तित्व का इन पर अमिट छाप पड़ी और कहीं ना कहीं वो उनके व्यक्तित्व से बहुत आकर्षित हुए और इस प्रकार से भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बघेल जी कूद पड़े। और लगातार हम देखें फिर 1920 में राघवाचार्य जी के अध्यक्षता में नागपुर में कांग्रेस का महाअधिवेशन हुआ। उसी महाअधिवेशन में हम देखें कि जिसमें देश के शीर्षस्थ नेता शामिल हुए, गांधी जी से लेकर सभी लोग। और इस प्रकार हम देखें कि उसी 1920 में ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ जो 1923 तक चला और 1923 में चौरा चौरी कांड के बाद उस असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया और उसी 1920 की बात है जब गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसमें नागपुर जी भी, चूंकि 1920 में नागपुर में बघेल जी डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए थे, परिवार वालों की सहमति से परिवार वालों ने एक एक पैसा जोड़कर उनको डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए नागपुर भेजा। लेकिन आंदोलन की आग ठंडी पड़ चुकी थी और इस प्रकार उसको और ज्यादा भड़काने के लिए, आंदोलन को तेज करने के लिए, उग्र करने के लिए डॉक्टर बघेल ने डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ दी और डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। जब आंदोलन में कूद पड़े तो घर वालों की जो इच्छा थी, उम्मीद था, उस उम्मीद को कहीं टूटता हुआ देखकर घर वालों ने बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन बघेल जी नहीं मान रहे थे। तब वो समय आया 1923 का। फिर 1923 में हम देखें कि नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ। फिर ये घर वालों के कहने से वही पढ़ने गए और पढ़ने के बाद 1923 में पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद फिर ये डॉक्टरी की परीक्षा पास की और वही नौकरी लग गए। 1930 तक ये नौकरी करते रहे और वही झंडा सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ से अनंत राम बरछिया जी, ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी और बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव जी, इन महान विभूतियों ने भाग लिया
और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया। और पढ़ाई के बाद वही नौकरी करते रहे बघेल जी। 1923 से 1930 तक नागपुर में ही नौकरी करते रहे। फिर 1930 के बाद हम देखें कि 1930 में नमक सत्याग्रह गांधी जी ने छेड़ा, उसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी सिविल भद्र नाफरमानी कहा जाता है। और इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा, वामन राव लाखे, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, अब्दुल रऊफ खां, राधाबाई, शिव प्रसाद दागा, यति यतनलाल जी, महंत लक्ष्मी नारायण दास जी, इतने लोगों ने भाग लिया शीर्षस्थ नेताओं ने। और इस प्रकार से हम देखें कि लगातार संघर्ष होता रहा। और डॉक्टर साहब जी उसी अपने संस्मरण में लिखते हैं कि आजादी के आंदोलन की लपटें शहरों और गांवों में फैल चुकी थी। गांधी जी के सिपाही पंडित रविशंकर शुक्ल और ठाकुर प्यारेलाल सिंह गिरफ्तार किए जा चुके थे। तब उनके हाथों से आजादी की ध्वजा को संभालने मेरे जैसा युवक सामने आया। ये डॉक्टर खूबचंद बघेल जी कह रहे हैं कि बाकी लोग, इन महान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उस झंडा को संभालने के लिए, बुलंद करने के लिए मेरे जैसा युवा आया, ऐसा ये कह रहे हैं बघेल जी। और हरि ठाकुर जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा है। और कहीं ना कहीं हरि ठाकुर जी भी उनके साथ रहे हैं, कई पदों पर काम किया है। तो इस रचना को पढ़ते हुए हमें सच्चाई नजर आती है, किसी प्रकार की इसमें कल्पना या बनावटीपन बिल्कुल भी दिखता नहीं है। तो फिर ये नौकरी छोड़कर आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेज शासक डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि अगर इन लोगों की आंदोलन को दबाया नहीं गया, कुचला नहीं गया, तो ये हमारे खिलाफ बहुत बोल सकते हैं और हमारा नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए इन लोगों को जेल में डाल दिया गया। और उसी फिर 1930 में जेल से आने के बाद फिर ये उस कार्यक्रम में लगे रहे। अब 1932 में ये खुद भी जेल गए, इनकी माता जी जेल गई और इनकी पत्नी जी जेल गई। अर्थात तीनों सत्याग्रह करते समय जेल चले गए। पीछे पीछे फिर बघेल जी भी इनके साथ जेल चले गए। तो इस प्रकार आप देखिए कि कितना संघर्ष भरा जीवन रहा है। और कहीं ना कहीं हम देखें 1933 में ही महात्मा गांधी जी का जब छत्तीसगढ़ में दूसरे बार जब छत्तीसगढ़ आते हैं, तो अछूतों द्वार कार्यक्रम शुरू करते हैं। और उसी अछूतों द्वार कार्यक्रम में पदाधिकारी के रूप में बघेल जी को मध्य प्रदेश हरिजन सेवक संघ का मंत्री नियुक्त किया गया। और उसी अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ का भ्रमण करते रहे। और भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा चंदखुरी नामक गांव में एक अनंत राम बरछिया जी हैं, जिनको गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है, वो गांव से बाहर रह रहे हैं। उनके बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि उन्होंने हरिजन समाज के नाई और धोबी का काम अपने हाथों से किया, जिसके कारण समाज वालों ने उनका बहिष्कार कर दिया है। और इसीलिए हम देखें कि अनंत राम बरछिया जी का संघर्ष को देखते हैं, उनकी पीड़ा को वो देखते हैं और उस पीड़ा से व्यथित हो जाते हैं। और उसी ये चूंकि 1935 की बात है जो अनंत राम बरछिया जी का सामना हुआ। उसके बाद 1936 में जो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी है, उन्होंने ऊंच नीच नामक नाटक लिखा। और ऊंच नीच नामक नाटक लिखकर वे उसी गांव में सबसे पहले प्रयास करते हैं। उसी गांव में सबसे पहले उस नाटक का मंचन हुआ, उस नाटक को खेला गया। उस नाटक का फिर इतना प्रभाव हुआ कि गांव वालों ने जो अनंत राम बरछिया जी के साथ जो अन्याय अत्याचार किया था, उस अन्याय और अत्याचार को वो ब्याज सहित वापस लौटाते हैं और उनको ससम्मान समाज में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार आप देखिए इनकी लेखनी कितनी चली है, चाहे वो बेटवा के बिहार हो, जनरैल सिंह हो, चाहे किसान की पीड़ा हो। इस प्रकार से इनकी कई रचनाएं हैं बघेल जी की। तो लगातार इनका संघर्ष चल रहा है। और 1948 में ये भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा का 24वां अधिवेशन हीरामऊ कानपुर में आयोजित करवाते हैं। और इसी अधिवेशन में ये
उस अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त होता है। और फिर हम लगातार देख रहे हैं कि ये संघर्ष कर रहे हैं, कहीं न रुक रहे हैं न झुक रहे हैं, लगातार संघर्ष करते जा रहे हैं। और इनकी दिनचर्या थी रोज प्रातः 4 बजे उठ जाना, कुछ समय वे ईश्वर चिंतन करते थे और उसके बाद लगातार अध्ययन चिंतन मनन में लगे रहते थे। इस प्रकार हम देखें कि इनका जो जीवन है वो संघर्ष भरा जीवन रहा है। लगातार ये संघर्ष करते रहे, न रुके न झुके। इस प्रकार हम देखें फिर 1940-41 में ब्रिटेन द्वारा भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी इच्छाओं के विरुद्ध उनको उस युद्ध में झोंक दिया गया, जिसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया और वो उग्र तरीके से उनका विरोध हुआ। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन में ये भी सत्याग्रह करते हुए, आंदोलन करते हुए तीसरी बार जेल गए और कहीं ना कहीं कई प्रकार की इनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, कई प्रकार से इनको दुख झेलना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर बघेल कहीं भी विचलित नहीं हुए। उनकी जो प्रतिज्ञा है वो दृढ़तर होती चली गई और वो लगातार अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते रहे। और इसी का नतीजा है कि 1947 में भारत आजाद हुआ और यही छत्तीसगढ़ को अलग राज्य के रूप में इन्होंने मांग शुरू की। उसके पहले पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ये प्रयास कर चुके थे और 1940 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का निधन भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में हम देखें कि स्वतंत्रता जो आंदोलन है उसकी आग हमें बहुत तेज और प्रखर रूप में छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ती है। और फिर लगातार ये 1946 में विधानसभा सदस्य हुए और शुक्ल मंत्रिमंडल में शामिल हुए। और इसी समय ये तुलसीदास जी के कथन का वर्णन है, साहब ते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान, राम लांग ही उतरो उदधि नाग गए हनुमान। अर्थात राम और हनुमान जी का वर्णन है कि कैसे राम जी समुद्र में उतरे लेकिन हनुमान जी ने उनको लांग दिया। इस प्रकार से जो सेवक है वो स्वामी से बड़ा माना गया है, अर्थात भक्त से, भगवान से बड़ा भक्त को माना गया है। इस प्रकार हम देखें फिर 1951 में आचार्य कृपलानी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और इन सब ने मिलकर क्या बनाया, किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। और यही चूंकि वो कांग्रेस से विधानसभा सदस्य नियुक्त हुए थे, लेकिन अनबन के कारण, असंतुष्टि के कारण, मन मुटाव के कारण वो कहीं ना कहीं अपनी मूल पार्टी कांग्रेस से त्याग पत्र देकर वो किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन करते हैं। और उसी समय ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी साप्ताहिक, अर्ध साप्ताहिक राष्ट्र बंधु नामक पत्रिका का संपादन करते हैं। और इस प्रकार से वो लगातार पूरे छत्तीसगढ़ का सघन दौरा करते हैं। और 25 मई 1951 को सेठ गोविंद दास, जो उस समय तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको उन्होंने पत्र लिखा और पत्र लिखकर कांग्रेस के समस्त पदों से त्याग पत्र दे दिया। और फिर इस प्रकार लगातार वो किसान मजदूर प्रजा पार्टी के माध्यम से ही उन्होंने 1951 का आम चुनाव लड़ा, 57 का लड़ा, 62 का लड़ा और सब में जीत गए। फिर 1967 में वो राज्यसभा के सदस्य रहे। इस प्रकार हम लगातार देखते हैं। और आचार्य कृपलानी के अंग्रेजी लेखों के हिंदी में अनुवाद भी किए। और बालोद की एक सभा में डॉक्टर साहब ने कहा, बघेल जी ने कहा, आज प्रत्येक छत्तीसगढ़िया समझ रहा है कि प्रजा राज्य हो गया है, किंतु असली स्वराज्य तो कोसों दूर है। अर्थात वे समझते थे कि भले लोगों को लग रहा था कि प्रजा राज्य हो गया है, लेकिन जो सही मायने में स्वतंत्रता की जो बात है वो बघेल जी समझते थे और कह रहे हैं कि स्वतंत्रता अर्थात स्वाधीनता हमसे कोसों दूर है। सब तरह से स्वतंत्रता की बात बघेल जी करते हैं और इस प्रकार लगातार संघर्ष करते रहते हैं। और हम देखते हैं कि उनका एक ही लक्ष्य था, छत्तीसगढ़ के सोए स्वाभिमान को जगाना। ये ठाकुर
हरि ठाकुर जी कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सोए स्वाभिमान को जगाना, उसके गौरव गरिमा को उजागर करना, उसे शोषण, अन्याय और दमन से मुक्त करना, इस आंदोलन में वे उतनी ही निष्ठा से लगे हुए थे जिस निष्ठा से देश की आजादी के आंदोलन में, अर्थात वो आजादी के लिए पहले लड़ रहे थे। भारत आजाद हुआ, उसके बाद वो लगातार संघर्ष करते रहे। ऐसा नहीं है कि चलो आजाद हो गए, नेता बन गया, छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं, वो लगातार संघर्ष करते रहे। तो ऐसे महान सपूत डॉक्टर खूबचंद बघेल जी लगातार संघर्ष करते रहे, किसी भी प्रकार से, वो चाहे किसानों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, लगातार वो जूझते रहे। और 1956 की बात है कि राजनांदगांव में एक बृहद सम्मेलन हुआ, और उस बृहद सम्मेलन के एक सत्र की अध्यक्षता पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी ने भी किया। और इस प्रकार से इसी सम्मेलन में सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया, और छत्तीसगढ़ के इतिहास ने यहीं से एक नया मोड़ लिया। इस प्रकार हम देखें कि लगातार डॉक्टर खूबचंद बघेल जी डटे रहे। और इसी समय 1967 को भोला कुर्मी छात्रावास रायपुर में छत्तीसगढ़ को पुनर्संगठित करने के लिए बेचैन लोगों की एक बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में 500 लोग एकत्रित हुए, और उसी बैठक में डॉक्टर बघेल जी ने छत्तीसगढ़ महासभा का नया नामकरण करते हुए छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना की। और लगातार फिर इसमें डॉक्टर खूबचंद बघेल सर्वसम्मति से अध्यक्ष हुए। पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी, विप्र परसराम यदु, रेशमलाल जांगड़े तथा गंगाधर दुबे उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। और हरि ठाकुर जी इस छत्तीसगढ़ भातृ संघ का 1956 में जो स्थापित हुई, उनका ये सचिव नियुक्त हुआ। इस प्रकार से हम देखें, हरि ठाकुर जी का भी इन आंदोलनों में उतना ही योगदान दिखता है जितना बाकी अन्य सदस्यों का। इसलिए लगातार हम देख रहे हैं कि डॉक्टर बघेल जी कहीं नहीं रुके। और इस प्रकार छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ में भ्रातृ संघ का निर्माण हुआ, और वहीं से हम देखें लगातार छत्तीसगढ़ को, जिस प्रकार हम लोग राम नाम की जाप करते हैं, वैसे डॉक्टर बघेल जी हरि ठाकुर जी के अनुसार छत्तीसगढ़ का नाम जपा करते थे। फिर 8 फरवरी 1969 को दुर्ग जिले के अहिवारा में छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ का, दुर्ग जिले के अहिवारा में छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ का 3 दिवसीय विशाल अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन का उद्घाटन राजा नरेश चंद्र सिंह ने किया, और इस सभा में घनश्याम सिंह गुप्त, डॉक्टर पाटनकर इस अधिवेशन में विशेष रूप से उपस्थित थे। डॉक्टर साहब ने जिन्हें नन्हे पौधे का रोपण किया, और वह एक ही वर्ष में विशाल वृक्ष बन चुका, अर्थात जो छोटा सा पौधा रोपित किया था वो विशाल, अर्थात छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ विशाल वृक्ष का रूप ले लिया था। इस प्रकार हम देखें, छत्तीसगढ़ के निश्चेष्ट शरीर में सांस फूकने वाला जो महान सपूत है वो बीमार पड़ जाते हैं, और 22 फरवरी 1969 को उनकी मृत्यु हो जाती है दिल्ली में। और दिल्ली से उनके शव को छत्तीसगढ़ में 23 फरवरी को लाया गया। और फिर इस दुखद घटना से छत्तीसगढ़ ने एक अपना रतन बेटा खोया, और कहीं ना कहीं इनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे भारत के जो शीर्षस्थ नेता थे, प्रमुख नेता थे, सब शामिल रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री इस प्रकार से इंदिरा गांधी जी रही हो। लगातार हम देखते हैं कि सबने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता अशोक मेहता ने डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, क्या कहा देखिए, अनेक क्षेत्रों में उनका स्थान अपने देशवासियों के बीच अग्रगण्य रहा है। एक व्यक्ति के रूप में कूट कूट कर मानवता भरी हुई थी। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में वे सिद्धांत प्रिय तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। मुझे अत्यंत गर्व है कि ऐसी महान विभूति की मित्रता मुझे अनेक वर्षों तक प्राप्त थी, जिससे मुझे शक्ति प्राप्त होती थी। अर्थात इस प्रकार से हम देखें कि कैसे अशोक मेहता जी कह रहे हैं उनके बारे में। इस प्रकार से हम देखें
कि छत्तीसगढ़ शोषण, दमन, अन्याय और उपेक्षा से मुक्त हो। यह डॉक्टर साहब की चिर संचित अभिलाषा थी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का उन्होंने जो सपना देखा था, उनके सपनों को पूरा करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और इसी उनकी श्रद्धा को देखते हुए हमने देखा कि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। तो आपने देखा कि शुरू से आखिर तक कैसे डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का अपने जीवन संघर्ष देखा, महान सपूत के रूप में इनका कर्तव्य देखा, हरि ठाकुर जी ने कैसे उनका साथ दिया और संस्मरणात्मक जीवनी के रूप में इस रचना को हम सबके सामने लाया। तो देखें कि कहीं ना कहीं डॉक्टर जो बघेल जी हैं, उनका योगदान अविस्मरणीय है, उसको किसी भी प्रकार से विस्मृत नहीं किया जाता। उनका जो योगदान छत्तीसगढ़ के प्रत्येक लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम नागरिकों के लिए, छत्तीसगढ़ के हक के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का स्थान बहुत ही ऊपर रखा जाएगा और कहीं ना कहीं ये आजीवन संघर्ष करते रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।